Very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today I am going to teach you the new subject, that is complex analysis, and in this video we are going to study some basic definitions of complex analysis, like complex number, what is a complex variable, what is limit of a function, what is continuity, then what is multiple valued function, what is single valued function, and so on. So what is a complex number? We can say a complex number Z is an ordered pair xy of real numbers, and it is written as Z is equal to x plus iota y, where iota is equal to square root of -1. So हम कहेंगे कि किसी complex number को हम जो कोई complex number Z है उसको हम complex number कब कहेंगे कि अगर हमारे पास क्या होगा, वो इस ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स में हम उसको राइट कर पाएँ, दैट इज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। या हम उसको कह सकते हैं कि अगर हमारे पास a और b रियल नंबर्स हैं और वो हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो उस केस में z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। सो वेयर दिस आयोटा, दिस इज इक्वल टू द माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो ये क्या है, बेसिकली दिस इज द इमेजिनरी पार्ट होता है। सो जो ये x है, जो ये जो हमने लिखा है, जिस तरीके से हम कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं, इसमें जो x होता है दैट इज़ द रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z। सिमिलरली जो आयोटा के साथ जो पार्ट होता है ये y, दैट इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम कम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से ग्राफिकली डिफाइन करते हैं, हम इसके लिए आर्गन डायग्राम बनाते हैं। और इस केस में क्या होता है, जो कम्प्लेक्स नंबर z होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस पॉइंट से। कौन से पॉइंट से? जो p इज इक्वल टू एक्स वाई लिखा है हमने। सो यहाँ पे हमने फिगर बनाई है, ये इसका एंगल है दैट इज थीटा, जो ये बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। दिस इज द मॉडुलस द आर, और दिस इज द परपेंडिकुलर विच इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस। सो अगर हमारे पास आर और थीटा क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ दिस पॉइंट पी। सो उस केस में जो मॉडुलस होता है आर, उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली उसको हम उसको हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ जेड, एंड उसको हम डिनोट करेंगे मॉड जेड से। और जो एंगल होता है दैट इज थीटा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, जिसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z कहते हैं, या हम उसको एम्पलीट्यूड ऑफ z कहते हैं, और डिनोट करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z से। सो अगर हमारे पास फॉर एवरी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर z कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, सो हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर z को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फॉर्म में, दैट इज r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। सो इसमें जो या हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं, इस केस में जो z है दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। सो x क्या बन जाएगा, r कॉस थीटा, और y क्या बन जाएगा, r साइन थीटा। सो जो ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू ई रेज पावर आयोटा थीटा। सो ये बेसिकली कहाँ से आता है, ये डी मॉर्विस थ्योरम से आता है, दैट इज ई रेज पावर एन थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन एन थीटा। सो सिमिलरली नेक्स्ट इज दैट इफ z हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, सो देन उसका जो कंजुगेट होता है वो किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, x माइनस आयोटा वाई से, और उसको हम डिनोट करते हैं z बार से। सो z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई, अगर z आपके पास क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई। सो क्लियरली इसकी प्रॉपर्टीज है दैट मॉडुलस ऑफ z बार, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड z। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू z इंटू z कंजुगेट। एंड नेक्स्ट इज द रियल ऑफ z, हम उसको लिखते हैं z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2, दैट इज z प्लस जेड कंजुगेट डिवाइडेड बाई 2। इमेजिनरी ऑफ z को हम रिप्रेजेंट करते हैं z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। सो पेपर में कई बार आपको पूछा जाता है कि रियल ऑफ जो कम्प्लेक्स नंबर निकालो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर निकालो, तो आपने डायरेक्टली क्या करना है, ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने। सो नेक्स्ट इज द कम्प्लेक्स वेरिएबल। सो मीन्स अगर हम z को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, x प्लस आयोटा वाई को आयोटा वाई के फॉर्म में, और जो x और y क्या होने चाहिए वो रियल वेरिएबल्स होंगे, तो उसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं। सो फंक्शन ऑफ ए कम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है कि अगर हम क्या करें, इफ टू ईच वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल z इन ए गिवन रीजन r देयर corresponds one or more values of another complex variable w which is equal to u plus iota v, then w is called the function of complex variable z। सो हम कहेंगे, अगर हम w को बोलेंगे कि ये फंक्शन है किसका, कम्प्लेक्स वेरिएबल z का, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे दिस फॉर्म में। सो अगर दिस इज इक्वल टू u प्लस आयोटा
v, और ये जो z है दिस इज बेसिकली f ऑफ x प्लस आयोटा y. सो अगर हम इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर पाए तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, फंक्शन ऑफ ए कम्प्लेक्स वेरिएबल है. नेक्स्ट इज द सिंगल वैल्यूड फंक्शन. तो मीन्स अगर हमें ई टू ईच वैल्यू ऑफ z, अगर हमें सिर्फ सिंगल वैल्यू मीन्स ओनली वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ w हमें मिल पाए तो उस केस में हम उसको बोलेंगे दैट इज द सिंगल वैल्यूड फंक्शन. सो अगर इन केस हमारे पास क्या होगा, जो फॉर ईच वैल्यू ऑफ z हमें मोर देन वन वैल्यूज ऑफ w मिलेगी तो उस केस में हम w को क्या कहेंगे, दैट इज द मल्टी वैल्यूड फंक्शन of that complex number z. So next definition is of limit. So हम कहेंगे कि a number L is said to be a limit of a function fz at a point z naught. So if for all epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of fz minus L is less than epsilon whenever mod z minus z naught is less than delta. So हम कहेंगे कि किसी नंबर L को हम लिमिट कहेंगे किसका, किसी फंक्शन का, दैट इज कोई फंक्शन जिसको हमने रिप्रेजेंट किया एफ ऑफ जेड से. सो एट एनी पॉइंट जेड नॉट हम कहेंगे कि ये लिमिट, वो एल इसकी लिमिट है और उसको डिनोट कैसे करेंगे, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट एंड दिस इज इक्वल टू एल. तो मीन्स इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे देखनी हमने, जेड नॉट पे, तो वो किसके इक्वल होगा, जेड की जगह पे ये जेड नॉट हो जाएगा एंड दिस शुड बी इक्वल टू दिस लिमिट एल. सो अगर क्या हो हमारे पास, हमें एक ऐसा एप्सिलॉन मिले जो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, मीन्स वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और ऑल्सो हमें क्या वहाँ पे एग्जिस्ट करे डेल्टा, हमें एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, सच दैट इन दोनों का जो मॉडुलस लेंगे किसका, उस फंक्शन का विद दैट लिमिट दैट इज एल, मीन्स द डिस्टेंस ऑफ दीज टू फंक्शंस दैट इज अ फंक्शन विद दिस नंबर एल, दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन. तो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो किसी एप्सिलॉन से कम आनी चाहिए, और ये एप्सिलॉन कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है. सो व्हेन एवर क्या होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का उस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, उस डेल्टा से कम होना चाहिए. सो उसमें उसको हम क्या कहेंगे, दैट नंबर एल इज सेड टू बी द लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट जेड नॉट. सो मीन जेड क्या अप्रोच कर रहा है, जेड नॉट को, जब हम उसके इस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे वो क्या हमें देगा वैल्यू एफ ऑफ जेड नॉट एंड दैट इज इक्वल टू द लिमिट एल. So here z may approach z naught from any direction. So mean ये जो z है ये जैसे ये अगर हमारे पास z है ये इस z नॉट को किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच कर सकता है. ज़रूरी नहीं है कि ये खाली इसी डायरेक्शन में अप्रोच करेगा, ये इस डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन से क्या कर सकता है, इसको अप्रोच कर सकता है. सो दिस मीन्स ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच z अप्रोचेस टू z नॉट. सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज द कंटिन्यूटी. सो हम कहेंगे कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, पॉइंट क्या है हमारे पास जेड नॉट, अगर क्या हो जाए, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे, मीन्स लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट एंड ऑल्सो लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू एल एग्जिस्ट. सो अगर ये चीज़ एग्जिस्ट कर जाए सो हम कहेंगे वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है. सो हम इसको और किस तरीके से मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं कि दैट एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट जेड नॉट इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट द मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा. तो सो मीन्स अगर हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट जेड नॉट पे, अगर हमें क्या मिले, एक ऐसा एप्सिलॉन मिले ग्रेटर देन जीरो और हमें डेल्टा भी मिले जो ग्रेटर देन जीरो होगा, सच दैट इन दोनों का जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो किसी एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए, और व्हेन एवर जो बीच में जो पॉइंट्स है दैट इज जेड और जेड नॉट है उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उस डेल्टा से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए. सो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी. सो एग्जाम्पल्स है जैसे फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड, इमेजिनरी ऑफ जेड, रियल जेड, ये सारे क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शंस.
सो नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूटी. सो मीन जो कंटिन्यूटी को होल्ड नहीं करता है प्रॉपर्टी को, तो उसी को हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे. सो ए फंक्शन विच इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट जेड नॉट इज कॉल्ड द डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट जेड नॉट. सो इफ़ क्या क्या होना चाहिए, एक तो उसका उस फंक्शन पे उस पॉइंट पे उस जो है वो जो पॉइंट एफ ऑफ जेड नॉट है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, जो उसकी लिमिट है वो भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, और लिमिट जेड अप्रोचेज टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड दिस शुड नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट. सो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन. So these are some notes. So continuous function of a continuous function is continuous. So means अगर हमारे पास दो continuous function है तो उन वो दोनों के दोनों भी क्या हो जाएंगे, मतलब किसी continuous function अगर मतलब हमारे पास दो continuous function है तो उनका प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या आएगा, continuous ही होगा. So for example composition function. So next is fz and gz are continuous in domain D, then addition, then subtraction, then division, so and multiplication are continuous. So means ये इसकी properties है कि दो अगर हमारे पास continuous functions होंगे तो उनका addition भी continuous होगा, अगर हमारे पास एक दो continuous function है तो उनका subtraction भी continuous होगा, similarly उनका division भी continuous होगा, provided होना चाहिए कि जो gz है that is the denominator part that should not be equal to 0, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो वो इन्फिनिटी को चला जाएगा. और सिमिलरली दो कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे उनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस होता है. So next is a function f is said to be continuous in a domain D if it is continuous at each point of D. So हम कहेंगे अगर ये हमारे पास कोई डोमेन है D तो हम कहेंगे कोई पॉइंट जो है, ये जो कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट z पे और वी कैन से z नॉट पे इन दिस डोमेन D इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ द D. तो मीन्स अगर ये हर एक पॉइंट जो D के हर एक पॉइंट पे भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब जो जितने भी इसमें पॉइंट्स होंगे ये होगा उन सब पे क्या होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए. तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस इन द डोमेन D. सो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि फॉर नॉट कंटिन्यूस फंक्शन मीन्स डिसकंटिन्यूस फंक्शन. अगर हमारे पास फंक्शन किस तरीके के फॉर्म में, उसमें जेड स्क्वेयर है, मतलब जेड कब आयोटा के इक्वल नहीं होना चाहिए और जीरो कब वैल्यू लेगा, जब जेड आयोटा के इक्वल होगा. सो इस केस में जब हम इसकी लिमिट लेंगे, पहली लिमिट हम लेते हैं जेड जब अप्रोच करेगा आयोटा को, तो वो किसका इक्वल हो जाएगा, जेड स्क्वेयर होगा. जेड स्क्वेयर की जगह पे क्या लगाना है हमने, आयोटा लगाना है जेड की जगह पे, वो बन जाएगा आयोटा स्क्वेयर. आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल. सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई. सिमिलरली बट हमने यहाँ पे लिखा था कि एज पर जो फंक्शन गिवन है कि z जब आयोटा के इक्वल होगा तो यहाँ पे वैल्यू 0 आनी चाहिए, मगर हमारे पास कितनी वैल्यू आई, -1 आई. सो इस केस में क्या हो गया कि ये दोनों टर्म जो है आपस में इक्वल नहीं है. सो हेंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट z इज इक्वल टू आयोटा. नेक्स्ट डेफिनेशन इज द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. सो हम कहेंगे इफ लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट एफ ऑफ z एग्जिस्ट बट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ z नॉट, वी कॉल्ड z नॉट एज द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. सो मीन्स अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. मतलब जिस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इन दोनों के इक्वल ना आए, उस केस में उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, दैट इज द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी. हम कहेंगे कोई फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कब है किसी डोमेन में, अगर हमारे पास एक ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन ओनली. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें कि वो जो क्या करे वो सिर्फ डिपेंड करना चाहिए इस एप्सिलॉन पे करना चाहिए ओनली, सच दैट क्या होगा, जो मॉडुलस वैल्यू है दैट इज एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट वो लेस देन एप्सिलॉन आनी चाहिए व्हेन एवर जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा. तो ऐसे केस में उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन दैट डोमेन डी. सो अब जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इज द फंक्शन एफ ऑफ जेड जो हमें ये रिप्रेजेंट है, क्या ये कंटिन्यूअस है एट जेड इज इक्वल टू आई. सो ये सिंपल है यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एफ आई जो एफ ऑफ आयोटा है डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज एफ जेड इज नॉट डिफाइंड एट जेड इज इक्वल टू आई. सो क्यों, अगर हम यहाँ पे इक्वेशन ये मान के चलिए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, अगर हम इसमें डिनोमिनेटर में
क्या करें, z की जगह पे आयोटा पुट करें तो ये आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो मीन्स 1/0 बिकम्स इन्फिनिटी। तो इसीलिए हमने लिखा कि जो f एट दिस पॉइंट दैट आयोटा पे क्या करेगा, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ये डिफाइंड इस पॉइंट पर नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमें इन्फिनिटी को चली जाएगी, इसलिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट इज नॉट कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट दैट इज z इज इक्वल टू आयोटा। सो हेंस जो ये z इज इक्वल टू आयोटा है, ये इसकी क्या बन गई, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट इज द डेरिवेटिव, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, और जिसको हम डिफरेंशियबिलिटी कहते हैं। सो हम कहेंगे कोई फंक्शन जो है दैट बी लेट एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन है हमारे पास ऑफ द वेरिएबल जेड। सो उसका जो डेरिवेटिव है उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, एफ डैश जेड, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड। सो प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ along which डेल्टा जेड approaches to ज़ीरो। सो इसको हम जो ये टर्म है, यह इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, दिस डेल्टा जेड इज बेसिकली द इंक्रीमेंट। सो हम कहेंगे कि कोई भी फंक्शन जो कि क्या होगा, बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन है ऑफ उस वेरिएबल जेड का, उसको हम डेरिवेटिव को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि लिमिट क्या हो, ये लिमिट जो होनी चाहिए वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, मीन्स लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड प्रोवाइडेड दैट limit exists and is independent of the path along which this delta z approaches to zero. So अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो इफ w इज इक्वल टू दिस टर्म फाइंड इट्स डेरिवेटिव। सो सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो मीन्स डी डब्ल्यू बाई डी जेड और विच इज़ इक्वल टू एफ डैश ऑफ जेड, और इसकी डेफिनेशन मीन्स हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट delta z approaches to 0, then it is f of z plus delta z, then minus f of z whole divided by delta z. So हम इसी का यूज़ करेंगे। So we can write f dash of z, this is equal to फंक्शन हमारे पास है 1 plus limit delta z approaches to 0, 1 plus z की जगह पे हम लिखेंगे अब z plus delta z, same 1 divided by 1 minus, so 1 minus z plus delta z. so ये आ गया हमारे पास यहाँ से एक टर्म। सो दिस इज, सो ये हमारे पास टर्म आ गई, ये वाला जो हमारे पास था एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड, अब देन इट इज़ माइनस एफ ऑफ जेड है 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड, और इसका क्या है, होल डिवाइडेड बाय, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ये आएगा हमारे पास, नाउ इट इज़ होल डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। सो ये हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया, फंक्शन के इस फॉर्म में हमने लिख दिया। इधर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो, देन इट विल बिकम 2 टाइम्स, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस जेड माइनस डेल्टा जेड इंटू 1 माइनस जेड। ठीक है। सो जब हम डेल्टा जेड को इसमें अप्रोच करेंगे ज़ीरो को, मीन्स डेल्टा जेड की जगह पे आप ज़ीरो लिखोगे, तो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो इट विल बिकम 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड होल स्क्वायर। So we can say that this is independent of manner in which delta z approaches to 0 provided z is not equal to 1. So means यहाँ पे z 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये टर्म क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी के इक्वल। सो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर in which delta z approaches to 0 provided z is not equal to 1, so means z 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो ये हमने क्या निकाल दिया, इसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का क्या निकाल दिया, डेरिवेटिव।
So next example is evaluate limit z approaches to minus 2 iota, then this function, that is 2z plus 3 into z minus 1 divided by z square minus 2z plus 4, and this is another question, that is limit z approaches to 1 plus iota, then z square minus 5z plus 10, this and we have to find the limit. So अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है. सो वी हैव लिमिट z approaches to minus 2 iota, then 2z plus 3 into ये आ जाएगा z minus 1 whole divided by it is z square minus 2z plus 4. सो अब इस पर सिर्फ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट z approaches to minus 2 iota into 2z plus 3. सिमिलरली यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई हो जाएगा सेकेंड पार्ट पे, दैट इज z अप्रोचेज टू माइनस 2 iota, इट इज़ z minus 1 and whole divided by it will become limit z approaches to minus 2 iota, it is z square minus 2z plus 4. सो यहाँ से इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बिकम z की जगह पे minus 2 iota पुट करना है आपने, तो ये बन जाएगा यहाँ से 3 plus 4 iota आ जाएगा. दिस विल बिकम 3 minus 4 iota, इट इज़ 3 minus 4 iota. तो मीन्स मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देती हूँ -4 iota, साथ में आ जाएगा सेकेंड टर्म से आ जाएगा -2 iota, तो ये हो जाएगा -2 iota -1. सिमिलरली होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास डिनोमिनेटर से बन जाएगा, इट विल बिकम -2 iota का स्क्वायर, देन -2 इंटू -2 iota, देन +4. सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 3 - 4 iota, दिस विल बिकम्स -2 iota -1 होल डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा 2 × 4 एंड इट बिकम्स आयोटा स्क्वायर, वो -1 और ये सीधा बन जाएगा 4. इट विल बिकम्स ये हमारे पास -4 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4 दिस, तो टोटल हमारे पास जो वैल्यू आएगी इट विल बी 4 iota, क्योंकि 4 कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बिकम 4 iota. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से जब हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -1/2 + 11/4 इंटू आयोटा. सो ये इसका क्या आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी. तो इस तरीके से आपने सिर्फ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और वैल्यू निकाल लेना है. इसी तरीके से बी पार्ट था, जैसे हमारे पास लिमिट z अप्रोचेज टू 1 + iota, तो इस केस में यही हमने सिर्फ लिमिट अप्लाई कर लेना है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेज टू 1 + iota into z square, then it becomes -5 times limit z approaches to 1 + iota into z, then it will come limit other term is limit z approaches to 1 + iota into 10. सो यहाँ पे इसमें लिमिट्स लगा लेंगे, ये बन जाएगा 1 + iota का होल स्क्वायर -5 टाइम्स 1 + iota और सिमिलरली +10. सो यहाँ से इसको फर्दर जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी, मैं वो डायरेक्टली लिख देती हूँ, दैट विल बिकम 5 - 3 iota. सो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसके क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, मीन्स लिमिट कैसे निकालनी है और डेरिवेटिव कैसे निकालना है. सो थैंक यू.